जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। तो चलिए आज हम लोग 10th क्लास के जो चैप्टर शुरू किए थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसको आगे ले चलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। आज सभी प्रकार के लगभग रासायनिक अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे जो 10th में दिया गया है इस चैप्टर में। ठीक, अब जो है रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले होता किस प्रकार है, तो क्या देखते हैं कि जब नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया में जब नए तत्व का निर्माण होता है तो ऐसा नहीं है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल जाते हैं, यानी कोई परमाणु अलग रूप धारण नहीं करता है, न ही कोई परमाणु इस अभिक्रिया से बाहर जाते हैं और ना ही कोई बाहर से इस अभिक्रिया में आते हैं। ये आपस में अपने परमाणु को क्या करते हैं, पहले तोड़ते हैं, यानी इसके परमाणु टूटकर पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, यानी ये बात याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है किस प्रकार होती है कि इसमें कोई नया परमाणु बाहर से आता है, ना इसमें से कोई परमाणु बाहर जाता है। इसमें परमाणु की पुनर्व्यवस्था होती है, ये परमाणु आपस में टूटते हैं, CaO आपस में टूटेंगे, H2O आपस में टूटेंगे और पुनः इनके परमाणु संगठित होकर बंधन बना के क्या करेंगे, एक नए उत्पाद का निर्माण करें, नए यौगिक का निर्माण करेंगे। ओके, अब जो है आपका ये जो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं, क्या संयोजन अभिक्रिया है। ओके, क्या होती है संयोजन अभिक्रियाएं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी बोल रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व हो या यौगिक हो, दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। एक या एक से अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन इधर भी आपको कितना, एक से अधिक तत्व या यौगिक रहेंगे। जैसे देखिए हम क्या लिखे हैं कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जल क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा बना रहा है। यानी देखिए आप हमेशा इन सब को याद रखिएगा कि क्या सूत्र होता है। हम बताए थे आपको तत्व के नाम, जब तक आप तत्व का नाम याद नहीं करिएगा ये आपको सूत्र याद नहीं होगा और ना ही रासायनिक अभिक्रिया या इससे संबंधित कोई भी तथ्य समझ में नहीं आएगा। अतः आप लोग सबसे पहले क्या करिए, तत्व का नाम, 50 तत्व का नाम याद करिए, जो कि हम बता चुके हैं, ठीक है, वीडियो में कि कैसे तत्व याद कर सकते हैं। और ये आपका क्या है, जल है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और ये आपका क्या हो गया, उष्मा। यानी जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, इसे हम क्या बोलते हैं, चूना जल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, चूना जल बोलते हैं, चूना जल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ओके, इसका ये सभी नाम है। और ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका क्या कहलाता है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ओके, ये सभी यौगिक का नामकरण हो गया। ठीक है, ये बाजारू नाम हुआ, ये सब है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या है, रासायनिक नाम है। तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आया कि जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक या पदार्थ आपस में मिलकर क्या करेंगे, एकल उत्पाद या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, क्या कहलाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। आप जाइए उसको देखिए और तब इसको देखिएगा, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका है,
चूना जल जो है इसको हम घरों की पुताई करने में करते हैं, दीवार की पुताई करने में करते हैं। और देखिएगा पुताई के वक्त उतना लाइट नहीं करेगा, लेकिन एक दो दिन बाद वो चूना पत्थर बन जाता है जिससे दीवार लाइट करने लगता है। अर्थात जब इसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, दीवार पर लेप चढ़ा देते हैं, तो वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, CO2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, पुनः CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिससे उसमें चमक रहती है। ठीक है, क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और इससे जल जो है वाष्प बन के दीवार से बाहर उड़ जाता है। यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम दीवार की पुताई करते हैं तो वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। ओके, चूना पत्थर। और इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। ओके, चूना पत्थर। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के पहला प्रकार आप समझ गए होंगे, दूसरे प्रकार में चलते हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा क्या है आपका, वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल विलोम, संयोजन से बिल्कुल विलोम। वियोजन अभिक्रिया को दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक अभिकारक, एक चीज देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हम बताए थे आपको कि ये जो है आपका जो पदार्थ भाग लेता है अभिक्रिया में उसको अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, और जिस नए पदार्थ का उत्पाद होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। ओके, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया जब यहां हो रही है, एक अभिकारक के द्वारा एक से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, जैसे आपका ये हो गया CaCO3 किसमें बदल गया, CaO कैल्शियम। ये अभी तुरंत हम लिखे हैं, इसका सूत्र क्या, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर। ये आपका होगा कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये क्या है कि देख रहे हैं कि एक पदार्थ क्या है, बट रहा है दो पदार्थ में। ठीक, अब पुनः देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं H2O जल। ओके, ये जो अब टूटेगा किसमें बदलेगा, H2+O2 में। यहां एक अभिकारक दो उत्पाद बना रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वियोजन, टूट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। जब जल को आप गर्म करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन के वो क्या होता है, बाष्पीकरण विधि में उड़ जाता है सब, जिससे इसको हम क्या समझते हैं, वियोजन। और आप जानते हैं इसी के विलोम, वियोजन का विलोम संयोजन है, क्योंकि फिर से जब H2 और O2 को हम अभिक्रिया कराएंगे तो वह पुनः क्या बना लेगा, जल बना लेगा। यहां से आप देख रहे हैं कि जब टूटा तो क्या बना, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या, तो जल बना। अर्थात आप समझ सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे का क्या है, विलोम है। ठीक है, चलते हैं अगले अभिक्रिया में, विद्युतीय वियोजन। देखिए, वही वियोजन अभिक्रिया है, थोड़ा अलग रहा है कि इसको जब हम विद्युत के द्वारा अपघटित करते हैं, जब वियोजन अभिक्रिया में क्या करते हैं, विद्युत धारा को देकर उसकी अभिक्रिया को पूरी कराई जाती है, अपघटित कराई जाती है, तोड़ी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप जानते हैं ये क्या है आपका, सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, Ag चांदी का क्या है, सिंबल है, संकेत है। सिल्वर क्लोराइड जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर क्या बनाता है, सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। तो ये देख रहे हैं क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो रहा है, तो इसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बोलेंगे। जो सूर्य के प्रकाश अर्थात प्रकाश में अपघटित होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, कि ये प्रकाश में क्या कर रही है, अपघटित हो रही है, प्रकाश में ये अभिक्रियाएं हो रही है, इसीलिए ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी है। और यहां पे देखिए हम क्या NaCl को विद्युत धारा में क्या किए हैं, विद्युत धारा जब दिए हैं तब ये क्या कर रहा है, सोडियम और क्लोरीन में क्या कर रहा है, टूट रहा है। ठीक है, ये आपका NaCl
लवण है, जो नमक का भी सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र यह है आपका NaCl। ओके, और ये सोडियम हो गया, और ये क्या हो गया, क्लोरीन गैस। तो सोडियम क्लोराइड को विद्युत धारा देने के बाद ये इसका जलीय विलयन रहता है, आप जानते हैं। जैसे एक बीकर ले लिए, ठीक है, इस बीकर में जल और नमक घोल के डाल दीजिए और इसमें 2 इलेक्ट्रोड क्या करिए, लगा दीजिए, ठीक है। एक फिर बैटरी से लेकर एक को क्या करिए, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां पे आप क्या करिए, एक बैटरी लगा दीजिए, और तब ये अपघटित होके क्या होगा, Na+ आयन और Cl- आयन में टूट जाएगा। और विद्युत धारा जब यहां प्रवाह हो रहा है तब टूट रहा है, अर्थात ये जो अभिक्रिया होगा क्या होगा, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। ओके, चलिए चलते हैं अगले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, क्या, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, या चलिए ऊष्माक्षेपी, इसका डिफिनेशन क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, यानी उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है। आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहां क्या बनता है, ऊष्मा। आप जानते हैं C जो है, कार्बन जो है, किसका सूत्र है, मतलब ये कार्बन का सूत्र किसमें पाया जाता है, लकड़ी में पाया जाता है। हम जो जलावन के रूप में जलाते हैं, कोयला में पाया जाता है, ठीक है। कुछ कोयला इतना शुद्ध होता है कि इसमें लगभग 95% तक पाया जाता है, जो कि होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट, जो 95% कार्बन पाया जाता है। और इसी तरह आप जानते हैं बिटुमिनस जो है, ये 70+ पाया जाता है, लेकिन 90 से कम पाया जाता है, जो कि सबसे उपयोगी कोयला, ईंधन के रूप में बिटुमिनस प्रयोग किया जाता है। और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला जो होता है, पीट कोयला होता है, ठीक है। लिग्नाइट जो है सेकेंड दर्जा का है, और सबसे घटिया हो गया क्या, आपका पीट। चलिए, तो यहां कार्बन मतलब क्या, या तो कोयला की बात करेंगे या लकड़ी की बात करेंगे, आप जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये एक दहन अभिक्रिया है। अब जानते हैं इसे दहन जब हम करते हैं तो ये क्या बनाता है, ऊष्मा, जो हम घर पे खाना बना सकते हैं, इसके द्वारा कोयला भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ऊष्मा अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही है। दूसरा देखिए CH4, हम प्रत्येक यौगिक का सूत्र बोलते जा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरह से याद रख पाइएगा, बार बार इसको देखिएगा, सुनिएगा, तो रासायनिक जो शास्त्र है उसमें सभी सूत्र को आप अच्छे तरह समझ पाइएगा। यह है CH4, जो कि हाइड्रोकार्बन है, आप जानते हैं। आगे हाइड्रोकार्बन भी हम पढ़ाएंगे, इसे कुछ हाइड्रोकार्बन पढ़ा के हम डाल चुके हैं बेसिक रूप से, उसका डिटेल अभी हम फिर वीडियो बनाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका किसका सूत्र, मेथेन का, ठीक है। और जानते हैं मेथेन जब कार्बन से 2 गुना से 2 अधिक रहता है तो वो एल्केन ग्रुप का होता है। 3 ग्रुप आप देखिएगा, मुख्य रूप से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और प्रत्येक में हाइड्रोजन की मात्रा बस 2 का अंतर रहता है। जैसे एल्केन में 2 हाइड्रोजन अधिक रहेगा, इससे कम रहेगा एल्कीन में, और उससे कम रहेगा एल्काइन में 2 हाइड्रोजन बस। CH2 का फर्क रहता है प्रत्येक समूह के बीच में, और फिर 2 एक्स्ट्रा आप समूह पड़ेगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। चलिए, तो मेथेन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन से तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है, और देखिए ऊष्मा बन रहा है। आप जानते हैं मेथेन गैस कहां बनती है, धान के पौधा के जड़ में, क्योंकि वहां पानी लगा रहता है, सड़ जाता है, तो उससे बनता है। और जितना भी आप पूरा कचरा देख रहे हैं, गाय का गोबर देख रहे हैं, ये सभी जो है इकट्ठा कर दीजिए। तो आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो देखिएगा कि गोबर जब हटाया जाता है तो वहां काफी अधिक ऊष्मा वाष्प निकलता है, ऊष्मा निकलता है, और यदि इसको टच करिएगा तो काफी मतलब हीट भी कुछ रहती है, अर्थात वहां मेथेन गैस की उत्पत्ति होती है, जो कि इसी के वजह से वहां गर्म बना रहता है।
तो ये आपका हो गया मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा का निर्माण कर रहा है। और जानते हैं मेथेन जो है आपका मुख्य अवयव है। मेथेन क्या है? मुख्य अवयव किसका? सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये सीएनजी में मुख्य रूप से क्या रहता है? मेथेन रहता है। ओके, मेथेन रहता है। और फिर इसी तरह ब्यूटेन जो है आपका, यह किसका है? जैसे उसका सूत्र होता है ब्यूटेन का, आपका हो गया क्या? C4H10। ठीक है, ये क्या है आपका? ब्यूटेन है। और ब्यूटेन मुख्य अवयव किसका रहता है? एलपीजी का। ठीक है, एलपीजी का ये क्या है? मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन, जो कि हम खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में तो नहीं होता है, लेकिन ईंधन के रूप में ही गाड़ी चलाने के लिए किया जाता है, रॉकेट चलाने के लिए किया जाता है। और ये आपका जो है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ये किसमें? खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। ओके, ये सभी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहां पर भी आप जानते हैं घर में जलाते हैं तो खाना किससे? उष्मा रहेगा तब तो पकेगा। तो ये सभी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यानी इससे उष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे हम श्वसन जो हो गया, ये भी आपका क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पाचन हो गया, जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन होता है, इससे भी उष्मा का निर्माण होता है। ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अगले अभिक्रिया की ओर चलते हैं। उष्माशोषी, उष्माक्षेपी का जैसे उत्सर्जित करता है, उष्माशोषी में उष्मा का अवशोषण होगा, अर्थात बिना उष्मा के वो अपघटित नहीं होगा, अभिक्रिया पूरा नहीं होगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं NH4Cl और H2O जल, यानी ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये आपका जल है। इधर आपका जो टूट रहा है क्या? NH4Cl का, ये जल के साथ करके क्या बना रहा है? AQ। किसमें लिखा रहता है? आप जानते हैं कि जो कि लिक्विड विलयन रहता है उसमें AQ लिखा जाता है। और इसमें सिर्फ माइनस क्या हो रहा है? उष्मा, अर्थात इसमें उष्मा का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, यानी अवशोषण हो रहा है। इसमें उष्मा यहाँ पे क्या कर रही है? प्लस हो रही है। ठीक है, अर्थात यहाँ ये जो रहता है पहले गर्म रहता है, NH4Cl ये आपका क्या रहेगा? गर्म। लेकिन जब इसको जल दीजिएगा तो धीरे धीरे आप बीकर को छू के देखिएगा, ये ठंडा का एहसास होगा। किसका एहसास होगा? ठंडा का। अर्थात उष्मा इसमें क्या हो गया? अवशोषित हो गया। ठीक है, उत्सर्जन होता है तो ये गर्म होता है, लेकिन उष्मा इससे निकल रहा है जिसकी वजह से ये ठंडा का एहसास होगा। अर्थात यहां पे जो होता है उष्मा का, इसमें क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरह आप जानते हैं उष्मा का अवशोषण, जैसे आप जानते हैं क्या? CO2, 6CO2 प्लस 6H2O, इसको भी क्या चाहिए? अभिक्रिया पूरा होने में उष्मा चाहिए। और ये पेड़ पौधा का आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण है, कि जब पेड़ पौधा क्या करती है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ठीक है, पृथ्वी से जल द्वारा जल लेकर क्या करता है? फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा, अर्थात देखिए, और सूर्य प्रकाश अवशोषण करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट वर्णक है। ठीक है, जिसके वजह से सूर्य प्रकाश अवशोषित होकर क्लोरोफिल उसको क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। एकमात्र आप जानते हैं पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है, सौर ऊर्जा है। और ये सौर ऊर्जा हमारे लिए उपयोगी बनाने का काम करता है कौन? पेड़ पौधा। कौन करता है? पेड़ पौधा। सभी पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और वो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को तोड़ते हैं और फिर संगठित होकर पुनर्व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में 6O2 बनाते हैं। ठीक है, और फिर जल का भी निर्माण करते हैं।
H2O का भी निर्माण करते हैं। ये हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी। और चूंकि ये आप जानते हैं हीट होता है, इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, तब जाके ये अभिक्रिया, बिना सूर्य प्रकाश आप सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती है, अर्थात इसमें उष्मा का आवश्यकता पड़ता है, अवशोषण होता है। तो ये हो गया उष्मा शोषी अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ ही। याद रखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण है, पेड़ पौधा जिसके द्वारा अपना भोजन बनाती है। और O2 और CO2 का क्या रहता है, आदान प्रदान, वायुमंडल में संतुलन बनाए रखता है। क्योंकि ये आप जानते हैं हम लोग O2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधा भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है। यदि हम आपसे पूछें पेड़ पौधा किस गैस को श्वसन क्रिया में प्रयोग करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? हम अधिकतर बच्चों से देखते हैं कि वो जवाब देता है CO2। बोलते हैं पेड़ पौधा श्वसन क्रिया में कौन गैस लेती है, डायरेक्ट आंसर आता है CO2। लेकिन ये गलत है। सभी जीव पृथ्वी पर श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, पेड़ पौधा भी श्वसन क्रिया में क्या करता है, ऑक्सीजन गैस लेता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है, वो आपका CO2 गैस लेता है। ओके, चलिए अगले प्रकार की ओर चलते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाम विस्थापन मतलब होता है आदान प्रदान करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, हटाना। ठीक है, ये विस्थापन हुआ जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक यौगिक दूसरे यौगिक तत्व को क्या करेगा, हटाने का काम करेगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए ये जो विस्थापन अभिक्रिया है इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या बोले कि जब, जैसे आप जानते हैं कि Cu आयरन की अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन से। यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम लोहा का टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा, होगा क्या कि सल्फेट को ये आपके कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये जो सूत्र है किसका है, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, और बना लेगा यहां पे आपका क्या, FeSO4 प्लस Cu को क्या करेगा, अलग कर देगा। ओके, यहां FeSO4 क्या होगा आपका, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ओके, यहां आप देखिए ये इसको क्या किया, आयरन ने कॉपर को हटा दिया, साइड कर दिया और अपना स्थान बना लिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। और ये किसी एक तत्व को हटाने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ओके, और आप जान लीजिए कि आयरन जो है क्यों कॉपर को विस्थापित कर रहा है, क्योंकि आप अभिक्रियाशीलता पढ़िएगा कि बहुत सारे तत्व प्रकृति में ऐसे हैं जो वायु के संपर्क आने से ही, जल के संपर्क आने से ही अभिक्रिया कर लेते हैं, और बहुत सारे तत्व धातु ऐसे हैं जो देरी से अभिक्रिया करते हैं या करते ही नहीं। जानते हैं जो आपका सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया करता है वो क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, सोडियम आता है, और धीरे धीरे आते आते लास्ट में फिर हाइड्रोजन पे आएगा, हाइड्रोजन से नीचे आपका फिर आ जाएगा क्या, सबसे नीचे आ जाएगा Au, सोना। इसीलिए सोना को आभूषण बना के पहना जाता है, कि सोना अभिक्रिया वायु से या नमी जल से नहीं करती है, जिसकी वजह से नाक कान हम लोग क्या करते हैं, आभूषण बना के पहनते हुए देखते हैं लेडी को। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो सुरक्षित माना जाता है। लेकिन यदि आप मानिए लोहा का आभूषण पहना जाए नाक में, कान में, तो नमी रहती है यहाँ, और वायुमंडल में ऑक्सीजन अभिक्रिया करके तुरंत उसमें जंग लग जाएगा और ये यहाँ पे घाव कर देगा, ढेर प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर देगा। तो इसीलिए हम लोग जो वायुमंडल से अभिक्रिया नहीं करता है गैस से, जल से, उसका आभूषण बनाया जाता है। ठीक है, सोना हो गया, फिर प्लेटिनम हो गया, फिर चांदी, चांदी को पैर में पहना जाता है, नाक कान में नहीं, क्या कि ये अभिक्रिया कर लेती है।
चांदी जो है कुछ अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन सोना और प्लेटिनम ये अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए ये दोनों महंगे भी होते हैं और इसका आभूषण भी अच्छे ढंग से बनाया जाता है। ओके, तो ये हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले चलते हैं अभिक्रिया की ओर, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करता है। देखिए यहां आयन की बात आ गया, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, तो आयन होता क्या है यह हम वीडियो डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। परमाणु किस प्रकार आयन का निर्माण करते हैं, तत्व किस प्रकार आयन का निर्माण करता है। आयन आप जानते हैं दो, एक होगा आपका धनायन और एक होगा ऋणायन, ठीक है, माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। अब जानते हैं जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह विद्युतता क्या होता है, धनात्मक होता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वह विद्युतता ऋणात्मक होता है, क्योंकि वह अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है दूसरे तत्व से लेकर, यानी कर्जा ले रही है, और ये त्याग कर देता है। और जानते हैं आप जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो त्याग कर देता है और वह विद्युतता क्या होता है, धनात्मक होता है। और जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अष्टक नियम है, 8 पुराने के लिए ये त्याग या ग्रहण करते हैं। आप जानते हैं ये 5 की संयोजकता 8 में से घटा लेंगे 3 हो जाएगी, 6 वाले इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, 7 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, चलिए तो आयन समझ में आ गया आपको। अब जो है यहां देख रहे हैं कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और NaCl अर्थात क्या बना रही है, सोडियम लवण बना रही है, मतलब सोडियम क्लोराइड बना रही है, नमक बना रही है। आप जानते हैं ये हो गया आपका क्या, सोडियम सल्फेट, सबका हम नाम लिख दे रहे हैं, सोडियम सल्फेट, और ये हो गया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड, पीछे लिख चुके हैं, और यहाँ बेरियम है सल्फेट है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्या, देखिए क्या होता है कि सोडियम पे प्लस चार्ज रहता है और सल्फेट पे माइनस चार्ज रहता है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, द्विविस्थापन क्यों नाम पड़ा कि Na2 जो है सोडियम क्लोराइड के साथ, अर्थात सोडियम क्लोराइड को क्या कर रही है, यानी Na2 सोडियम क्लोराइड के साथ मिलके बना रही है NaCl। यहां पे देखिए सोडियम को हटाया किसने, बेरियम हटाया, बेरियम हटाया, ठीक है, और सोडियम इसको हटाने का काम कर दिया। तो दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, अलग कर रहा है, यहाँ एक नहीं है, दोनों। यदि ये हटा रहा है तो इसका स्थान यहां आ रहा है और इसका स्थान यहां आ रहा है, यानी दोनों विस्थापित हो रहा है, इसीलिए इसका नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह आप सिंपल रूप से समझ सकते हैं, हाँ बेरियम सल्फेट हो गया, चलिए रहने देते हैं कि ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि डबल तत्व का क्या हो रहा है, यहाँ आदान प्रदान हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, इसलिए ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप जानते हैं, चलिए देखते हैं कि किस तरह हम नामकरण करते हैं। ये जिस यौगिक के अंत में शून्य रहेगा उसका नामकरण हमेशा आप क्या करिएगा, ऑक्साइड से करिएगा, ठीक है। अंत में यदि शून्य है, जैसे आप लिख सकते हैं क्या, CaO, तो कैल्शियम का Ca सूत्र है, O है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। उसी तरह OH रहेगा, OH रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रा और ऑक्साइड, तो हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे आपका CaOH का होल ट्वाइस है, OH लास्ट में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह आप क्या करेगा, नामकरण करते रहेगा। उसी तरह यदि किसी तत्व के यौगिक के अंत में क्या है, Cl है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे। जो तत्व है उस तत्व का नाम लीजिए और लास्ट में Cl है, क्लोराइड पढ़ेंगे, ठीक है। SO4 है उसको सल्फेट पढ़ेंगे हमेशा, कोई भी यौगिक के साथ है SO4 सल्फेट ही आएगा, ठीक है। NO3 है हमेशा उसको क्या, नाइट्रेट पढ़ेंगे। ये यदि आप समझ रहे हैं, ये बातों को यदि आप समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप रसायन विज्ञान को अच्छे ढंग से सीख पाइएगा। उसका नामकरण हम बता रहे हैं जिस यौगिक के साथ ये रहेगा, ठीक है। और
आ जाता है कुछ यौगिक, सल्फेट हो गया, ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया। और केवल यदि आप देख रहे हैं क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक याद रखिएगा, जिस यौगिक के एक परमाणु रहता है उसको मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो। जैसे CO है, एक ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या बोलेंगे? एक कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है। और यदि 2 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? डाई बोलेंगे। यही CO2 रहेगा तो डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। 3 रहेगा तो ट्राई बोलेंगे, और 4 रहेगा तो टेट्रा बोलेंगे। ये भी याद रखिएगा, यौगिक के नामकरण में ये सभी बातें काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया क्या? ट्राइसल्फेट, ट्राइसल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक यौगिक ही होगी। चलिए अब अगले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में चलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए क्या कहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो लास्ट में उसके विलयन के नीचे कुछ बैठ जाता है तत्व, तो वो क्या कहलाता है? अवक्षेप अभिक्रिया। जैसे देख रहे हैं कि ये क्या, Pb किसका सूत्र होता है? लेड का, प्लम्बम, ठीक है, शीशा का। तो ये हो गया लेड नाइट्रेट। अभी तुरंत बोले NO3 लगा रहेगा, उसको नाइट्रेट करिए। और I है तो आयोडाइड बोलिएगा इसको, पोटेशियम आयोडाइड। ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट, लिख दे रहा हूं आपको। अभी हम जो बताएं पीछे नामकरण में थोड़ा सा है, ध्यान रखिएगा, सभी यौगिक का नामकरण आसानी से कर पाइएगा। लेड नाइट्रेट, और ये आपका है पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन का आई होता है, इसको आयोडाइड लास्ट में यदि लगा है तो आयोडाइड पढ़ते हैं। ओके। अब ये अभिक्रिया जब संपन्न हो रही है तो हम क्या देख रहे हैं कि Pb जो है आयोडीन के साथ अलग होके क्या करिए? अवक्षेप का निर्माण कर गया। ये जो देखिए, किसी में यदि तीर चिन्ह ऊपर लगा है तो समझ जाएंगे ये गैस है, ये बाहर निकल रहा है अभिक्रिया से। और अभिक्रिया में तीर चिन्ह नीचे लगा रहा है, हम समझ जाएंगे ये क्या है? अवक्षेप है। जो अभिक्रिया में क्या कर रहा है? पेंडी में, बीकर में नीचे बैठ रहा है। तो यहां क्या है? लेड आयोडाइड जो है अभिक्रिया में नीचे बैठ रहा है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है अभिक्रिया कर रहा है। इसको आप देख रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि K जो है Pb से अधिक क्रियाशील है तो Pb को हटा दे रहा है और यहाँ पे अपना स्थान बना रहा है, और I फिर इसके साथ स्थान बना रहा है Pb के साथ। ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी होगी। ठीक है। चलिए अब एक और अभिक्रिया देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एवं जल बनाते हैं तो उन्हें उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार जब भी मिलेगा वो उदासीन होकर लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। अम्ल क्षार जब भी मिलेगा वो उदासीन होकर लवण और जल बनाएगा। ठीक है। यहां देख रहे हैं, अथवा इसी का उदासीनीकरण अभिक्रिया का दूसरा परिभाषा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार के बीच होता है। यानी अम्ल क्षार जब भी करेगा तो बोल रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात दोनों तत्व क्या करेगा? अपना स्थान अलग अलग जगह बना के क्या करेगा? अभिक्रिया को संपन्न करेगा। तो इसको उदासीनीकरण, ये अलग बातें होगी, थोड़ा एक्स्ट्रा बातें। बस ये जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार के आयन मूलक की अदला बदली होती है। जैसे आप देखिए, ये हो गया हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। और ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, और ये हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करने के बाद देखिए पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए द्वि विस्थापन भी है, और ये आप जानते हैं हाइड्रोजन प्लस चार्ज रखता है, नाइट्रेट माइनस चार्ज रखता है, पोटेशियम प्लस चार्ज रखता है, हाइड्रोक्साइड माइनस चार्ज रखता है। ठीक है, यहाँ पे सभी एक एक आयन रख रहे हैं, इसी को आयन बोलते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आप जानते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, तो इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन कक्षा का निर्माण होगा, 8 और 16 तो 18, और लास्ट में बच गया 1। यही 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देता है, जिसके वजह से पोटेशियम पर एक प्लस चार्ज आता है। और हमेशा आयन विपरीत आयन से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। पोटेशियम देखिए प्लस है तो निश्चित रूप से नाइट्रेट के साथ माइनस के साथ बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस है तो ये माइनस OH के साथ बनेगा, क्या, जल बनाएगा। H और OH मिलके H2O बनाएगी। तो ये 2 विस्थापन अभिक्रिया भी हो गया, और चूंकि ये अम्ल है और ये हाइड्रोक्साइड जिसमें भी रहेगा वो क्षार ही होगा। OH आयन जिसमें रहता है वो क्षार रहता है, और हाइड्रोजन आयन जिसमें रहता है वो अम्ल रहता है। याद रखिएगा, अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन आयन रहेगा और क्षार, ये आपका अम्ल हो गया। अम्ल की पहचान हो गई कि हमेशा इसमें हाइड्रोजन आयन रहेगा। क्षार की जो पहचान है, इसमें हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा, OH माइनस रहेगा। ओके, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि अम्ल जो है हमेशा H प्लस आयन रखेगा, और क्षार जो है हमेशा OH माइनस आयन रखेगा। ठीक है, और यहां देख रहे हैं द्विविस्थापन हो गया, ये प्लस माइनस हमेशा रहेगा, और ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस। आप जानते हैं ऑक्सीजन की 2 संयुक्ता होती है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तब जाके यौगिक बनाएगा। क्या कि जब भी यौगिक बनाता है, बंधन बनाता है, तो बराबर परमाणु का आदान प्रदान करता है, तब जाके बन पाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले अभिक्रिया की ओर, उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, चलिए लिखते हैं, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन, इसी का दूसरा नाम है, आप आसानी से समझ पाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीकरण है। और दूसरा अभिक्रिया आपका है, दूसरा अभिक्रिया जो आपका है इसी तरह का एक आ जाएगा, उपचयन हो गया अपचयन, अपचयन, और इसी का दूसरा नाम है अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे का विलोम है, इसीलिए थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। उपचयन अभिक्रिया क्या क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का योग, यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, ये हो गई। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग, अर्थात ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन टूटेगा, तो ये अभिक्रिया आपकी क्या होगी, ऑक्सीकरण होगी। ठीक इसके विपरीत आप देखिएगा अभिक्रिया चलिए यहां पे बस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, वियोग, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, योग। बस देखिए हम सिर्फ परिभाषा में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहां वियोग, और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे या अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे।
ओके चलिए अब समझते हैं, थोड़ा परिभाषा देख लिए कि दोनों एक दूसरे का विलोम है। ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग होगा। अब करण में क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का योग होगा। ओके अब आप देखते हैं जैसे कॉपर प्लस O2 क्या बनाएगा, कॉपर डाइऑक्साइड बनाएगा। संतुलित करना बताएं, देखिए ये जब बनाएगा तो आप जानते हैं यहाँ 2 लगेगा, 2 कॉपर हो गया, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है लेकिन कॉपर एक है तो यहाँ 2 लगा दिए, दोनों 2 हो गया। तो यहाँ क्या देखें, ऑक्सीजन कॉपर के साथ मिल गया, जुड़ गया, अर्थात ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये क्या है आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसी को जैसे हम जल को तोड़ते हैं, यहां पर देखिए क्या होगा, देखिए इसमें दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों क्या होगा, टूट के अलग हो जाएगा। ओके और इसमें एक चीज देखिए, जब इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वियोग, यानी हाइड्रोजन की, जैसे यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ओके हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसा अभिक्रिया है जहां हाइड्रोजन भी रहता है, जैसे एक और ले रहे हैं इसमें हाइड्रोजन नहीं है, MgO, ठीक है। यहां पर भी हम ऑक्सीजन का योग देख रहे हैं, चलिए संतुलित कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए H2S प्लस Cl, ये देखिए आपको अभी बता रहे हैं हाइड्रोजन का वियोग कैसे हो रहा है। अब देखिए यहां क्या बनाएगा, सल्फर क्लोराइड बना लेगा, आपका क्या बना लेगा, सल्फर क्लोराइड। नो HCl प्लस S, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं यदि संतुलित करें H2 है तो यहां 2 लगेगा, Cl2 हो जाएगा, यहां 2 लगा देंगे और हो गया संतुलित। देखिए ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्या हुआ, इससे टूटा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इससे हाइड्रोजन टूट के अलग क्लोरीन के साथ मिल गया, यहां योग भी हो रहा है और वियोग भी हो रहा है, बात समझे आप। अभी हम तुरंत बोल रहे हैं कि जब भी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होती है, अधिकतर जो है ना साथ साथ ही होती है, हमेशा साथ साथ होती है। यहां पर देखिए साथ साथ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन इससे टूट रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से, लेकिन फिर क्लोरीन से तो मिल भी रहा है, तो हाइड्रोजन का वियोग भी हो रहा है और इसमें हाइड्रोजन का योग भी हो रहा है। S से हाइड्रोजन टूट गया लेकिन क्लोरीन के साथ जुट गया। तो जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, जब ये एग्जांपल आपका ऑक्सीकरण का भी है और अवकरण का भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जब ये दोनों अभिक्रिया साथ होगी, दोनों जब साथ होगी, ऑक्सीकरण और अवकरण, तब ये क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा अवकरण की यदि हम एग्जांपल ले लें तो इसी को MgO, इसको तोड़ेंगे तो Mg प्लस O2 में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, अवकरण अभिक्रिया हो जाएगी, और ये सभी आपका क्या है, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, और इसमें देखिए कि हाइड्रोजन भी टूटेगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीकरण, या ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा। यहां पर ऑक्सीजन टूटेगा तो क्या होगा बताएं, ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। ऑक्सीजन टूटेगा फिर भी वो अवकरण होगा, और हाइड्रोजन जुटेगा फिर भी वो क्या होगा, अवकरण होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हाइड्रोजन का आपको क्या नजर आएगा, योग SO2 प्लस H2S। देखिए अभी तुरंत यहां पे हम जो बोले थे हाइड्रोजन योग कर रहा है, यहाँ एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए यहां क्या होगा, फिर से कि यहां ऑक्सीजन टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा, यहां से फिर हाइड्रोजन टूटेगा,
यहां से ऑक्सीजन टूटेगा और यहां से क्या टूटेगा, हाइड्रोजन टूटेगा। तो देखिए यहां बन जाएगा H2O, ऑक्सीजन इससे निकला और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया और H2O बना, और यहां S जो है आपका अलग हो रहा है, 3S अलग कर दे रहे हैं। क्यों 3 लगाए, तो देखिए H 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यह 1 है, यहां 2 लगाएंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन, यहां 2 है, यहां क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन संतुलित हो गया, 4 4, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 हो गया, ये 2 लगाने से, और S जो है इधर 2 और एक 3, इसीलिए 3S यहां लिख दिए, ठीक है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन टूट रहा है इससे और हाइड्रोजन इससे टूट रहा है, H2S से हाइड्रोजन टूटा, तब तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, क्या, जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और ये सल्फर अलग कर लिया। तो बताइए ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया हुई कि नहीं, निश्चित रूप से हुई। अभी तुरंत हम बताएं कि जब आपका हाइड्रोजन योग हो रहा है, ऑक्सीजन वियोग हो रहा है, या ऑक्सीजन योग हो रहा है, हाइड्रोजन वियोग हो रहा है, तो ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में या उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या था, योग। जैसे हमारा भोजन का पाचन होता है, तो वहां बिना ऑक्सीजन के आप भोजन का पाचन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शोषण होगा। ये सभी क्या है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ आप देखिएगा हाइड्रोजन टूटता भी है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन का योग करते हैं तो वहां हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑक्सीजन को लेकर क्या करता है, तोड़ देता है, हाइड्रोजन को जल में तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, सबको तोड़ के अलग कर देता है। अर्थात ये क्या होती है, हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ओके, चलिए तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के सभी प्रकार को हमने देखा, अच्छे तरह से देखा। एक बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ आए पुनः देखिए, निश्चित रूप से आपकी रासायनिक अभिक्रिया का भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।